So, hi everyone, welcome back to the channel Study for Success. So, welcome to the economics class, and in today's lecture, we are going to do our unit number 4, that is government budget. So, in the previous lecture, we have started this unit and we have just taken an intro about what is government budget and what are the objectives, why it is prepared, कौन बनाता है, क्यों बनाता है, तो हमने ये सब अपने previous lecture में किया था. But in today's lecture, we are going to start with the classification of budget. कि इसी components क्या होते हैं, ठीक है, अंदर मतलब अंदरूनी बातें फिर budget से related, okay? So let's get started. So here's the glimpse of the budget, how it looks like. तो आप देख सकते हैं कि ये 2020 और 21 का मैंने ग्लांस दिया है. लाइक इट इज जस्ट समरी ऑफ इट. ठीक है, देख आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से चीज देखना भी. आपको जो दिखाता हूँ, ये कंपोनेंट्स आप देखो, 10 कंपोनेंट्स आर देयर. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास होते हैं बजट के अंदर कंपोनेंट्स. सेवरल कंपोनेंट्स. हमारे सारे खर्चे जो गवर्नमेंट है ना, सारा पैसा कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, कैसे एक्सपेंडिचर होना है, सब में ऐसे डिवाइड करती है दीज कैटेगरीज. एंड इसके अंदर और भी कैटेगरीज होती है, इसमें और डिवीजन होता है अपने पास. ठीक है, और इधर आप देखिए, एक देखो पाई चार्ट के फॉर्म में भी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है. ठीक है, आप हेडिंग पढ़ सकते हैं, लिखिए 1 रुपी गोज टू. है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए का हिसाब आपको यहाँ पे दिखाया जाता है कि इतना पैसा आपका यहाँ जाएगा, इतना पैसा आपके यहाँ जाएगा, इतना पैसा आपके यहाँ जाएगा. लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर 13 जाएगा, अदर एक्सपेंडिचर में 10 जाएगा, पेंशन में 6 जाएगा, एंड बाकी में भी ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको गिवन है सब कुछ. एंड ऑन द अदर साइड यहाँ पे आपको गिवन है 1 रुपी कम फ्रॉम. अब सब कुछ जाएगा इसीलिए कुछ आएगा. Here it is given कि कहाँ से पैसा आएगा एंड हाउ मच. ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये गिवन है, तो यहाँ पे किधर जाएगा एंड यहाँ पे कहाँ से आएगा. समझ आ रही बात है आपको सब कुछ, कि ये दोनों जो पाई चार्ट्स हैं, इट शोज from where the money is coming to us, to the government, not us, and from where it is going, from where it is expending. Okay, सो अब हमारे आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि हमको बजट के अंदर दो एस्पेक्ट को वेरी क्लियर करके रखना होता है, कि वेयर वी आर स्पेंडिंग एंड फ्रॉम वेयर वी आर गेनिंग या फ्रॉम वेयर वी आर अर्निंग. तो रिसिप्ट साइड और एक्सपेंडिचर साइड हमारे दोनों ही पक्ष क्लियर होने चाहिए. सो हमारे टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बजट क्या है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. अब ये क्या होता है, लेट्स गेट इनटू इट. देखो आपने वर्ड सुना होगा अकाउंटेंसी के अंदर भी, रेवेन्यू एंड कैपिटल. So revenue stands for the thing that is recurring in nature, that is going on simultaneously and side by and like continuously. ठीक है, revenue हो गया. Capital वाला means it has been incurred only for the even one time, even for the 2 times or few times, not frequently, not recurring in nature, but it is incurring. ठीक है, it is taking place. So इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपकी पेमेंट्स भी हो सकती है कुछ, इसमें आपके रिसिप्ट्स भी हो सकते हैं कुछ. हो सकता है कुछ पैसा ऐसा हो जो फ्रिक्वेंटली बेसिस पे हर महीने आपके पास आ रहा. आई एम टीच आप इसको ऐसे समझो कि आप ही गवर्नमेंट, तो आपको जल्दी से समझ आने. क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट को समझोगे एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, एंड देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग यू आर हैविंग वेरियस ऑफ द कांसेप्ट्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, सो आपको ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो रादर देन मेकिंग इट टू कॉम्प्लेक्स, लर्न इट इन अ वे कि आप ही गवर्नमेंट हो, आपको पैसा मिल रहा है, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ आएगा, जल्दी जल्दी आप समझ पाएंगे उसको. ठीक है, मैं क्या कह रहा था, मैं ये आपको बता रहा था कि यू आर हैविंग टू मेजर कॉन्सेप्ट्स, लाइक one is revenue and another is capital. In the revenue budget, you will be having two components, receipts and expenditure. How? देखो रेवेन्यू में आई हैव सेड कि रिकरिंग इन नेचर. हो सकता है ना कुछ ऐसी पेमेंट्स हो जो आप करनी है, मंथली करनी है, ईयरली करनी है, पीरियडिकली करनी है. कुछ ऐसे रिसिप्ट हो, कुछ ऐसी इनकम हो जो कि आपकी फ्रीक्वेंटली बेसिस पे जनरेट होनी ही. ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी जनरेट. क्लियर. तो सेम टू सेम कैपिटल में भी ऐसा होगा. कैपिटल के भी कुछ ऐसे खर्चे हैं, कैपिटल नेचर के भी जैसे खर्चे हैं, कैपिटल नेचर के भी जैसे रिसिप्ट. तो दोनों ही हमारे पास चीजें हैं. सॉर्टेड, यहाँ तक आपको क्लियर है चीजें? परफेक्ट. अब यहाँ पे आप देखो कि बजट, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर हमारे पास आए, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें बताना चाहिए. So the component of budget,
can also be categorized according to receipts and expenditure. On the basis of it, we have two categories: budget receipts and budget expenditure. In the budget receipts, we are referring to the estimated or the budget receipts of the government, like from all the sources we are getting. Okay, वहाँ पे था ना कि 1 rupee comes from. So in this category, all the sources from where we are getting the money falls under this category. अब now देखो बहुत सारी कैटेगरीज है, बहुत सारा सब डिविजन है, तो अब आप कंफ्यूज ना हो. फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. मैं स्ट्रक्चर समझा दूं सारा, उसके बाद हम जाते डेफिनेशन में. ठीक है, देखो एक है रेवेन्यू, एक है कैपिटल, और रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर सब में जाए. ठीक है, अब हमारा आया है ये फर्स्ट रेवेन्यू रिसीव्स, फिर आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर आएगा कैपिटल रिसीव्स, फिर आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो ये जो चार कैटेगरी आपको समझ आएगी. अब इसके बाद क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स के अंदर भी हमारे पास टाइप्स है, उसके अंदर और भी टाइप्स. तो लेट्स फर्स्ट गेट इनटू इट इन दिस लेक्चर. बाकी को हम अगले लेक्चर में, फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर में सिर्फ हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स डिस्कस करेंगे. तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स इज बेसिकली दोस काइंड ऑफ रिसीप्ट्स व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी. ठीक है, आपको लगेगा बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड होगा, मतलब आपको समझने में थोड़ा सा लगेगा कि व्हाट इज दिस. ठीक है, तो आपको ऐसा थोड़ा कॉम्प्लेक्स में करिए, बस समझिए कुछ कंडीशंस है. Revenue receipts is basically a kind of receipt which do not create any liability or neither cause any reduction in the government asset. भाई ऐसा पैसा आए मेरे पास कि मेरी कोई लाइबिलिटी ना बन जाए वापस देने की. ठीक है, क्योंकि अब सिंपल सी बात है ना, व्हाट द वर्ड रिसिप्ट्स मींस. रिसिप्ट्स का मतलब होता है पैसा आना. इट डजंट मीन कि भाई पैसा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ऐसे पैसे नहीं आते, ऐसी चीजें काउंट नहीं होती जिसमें कंडीशन अप्लाइड हो कि पैसा आ रहा है. ठीक है, अब आप इसे पे करते चलते लोन ले लेते हैं. जैसे आप लोन में क्या होता है, पैसा आपको मिलता है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज रिसिप्ट. बट आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है ना, तो वैसे काइंड ऑफ रिसिप्ट इसमें अकाउंट नहीं है. एक कंडीशन तो ये थी, दूसरी क्या थी कि गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो. ये ना हो ना कि मैं कुछ बेच दूं उससे पैसा जनरेट कर लूं, तो बेच के फैमिली जनरेटिंग सम मनी, उससे क्या हो रहा है, मेरा एसेट चला गया ना, बिक गया वो तो रिडक्शन इन एसेट वो भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो revenue receipts are those kind of receipts which do not create any liability or neither reduces the government assets. These are regular in nature, recurring in nature, and government receives them normally in the normal course of activity. कि गवर्नमेंट इसको अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में जनरेट करती है, रिसीव करती है. तो नीचे आपको दो एग्जांपल, दोनों मैंने कंडीशंस देखो ब्रीफली डिटेल में लिखी है. नंबर 1 पॉइंट रीड करते हैं. The receipts must not create a liability for the government. For example, taxes levied by government. अब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है हमसे. अब वो टैक्सेस लेती है तो क्या गवर्नमेंट के सिर पे कोई लाइबिलिटी हो रही है कि उनको वापसी करना है? नहीं. टैक्सेस वो आपसे लेती है, आप आम जनता हो, आपसे वो टैक्सेस ले रही है, क्या उसके बदले में गवर्नमेंट आपको कुछ देगी? वो आपको नहीं देगी कुछ. क्या उसकी लाइबिलिटी है आपके प्रति? कुछ नहीं है उसकी लाइबिलिटी. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई टैक्सेस वाले केस में, है ना, कि कोई लाइबिलिटी तो क्रिएट हो ही नहीं रही. तो जब कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट में काउंट हो जाएगा. ठीक है, हाउएवर एक एग्जांपल मैंने और दिया है, एनी अमाउंट बोरोड बाय द गवर्नमेंट. अब फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक से या किसी भी सोर्स से गवर्नमेंट ने कुछ पैसा उधार पे ले रखा. इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये पैसा गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ेगा. लाइबिलिटी, एक कर्जा सिर पे नहीं चढ़ेगा. ये जो कर्जा सिर पे चढ़ा, इट मींस दिस काइंड ऑफ एसेट्स हैज क्रिएटेड अ लाइबिलिटी ऑन गवर्नमेंट. लाइबिलिटी क्रिएट होगी, इट मींस it will be not accounted under the head of revenue receipt. Is it clear? Is it clear to everyone watching this video? Perfect. If it is not, आप थोड़ा बैक जाके भी हमारे समझिए और वीडियो को पॉज करके एक बार read it out. ठीक है, by yourself and you will be getting it. Second point says the receipt must not cause decrease in the asset. ऐसे रिसिप्ट्स होने चाहिए, ऐसी पेमेंट्स होनी चाहिए जिससे एसेट कम ना हो मेरा.
For example, if the receipt is coming from selling the shares of the public enterprise, पब्लिक का एक एंटरप्राइज था, पब्लिक का एक बिजनेस था, मैंने उसको बेच दिया, गवर्नमेंट ने अपने बिजनेस के एक सेगमेंट को ही बेच दिया एंड दे आर गेटिंग रिसिप्ट्स फ्रॉम इट, तो इट विल बी कंसिडर अंडर द रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये होना चाहिए रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर कि नहीं होना चाहिए? व्हाई इट इज सो? बिकॉज ये पब्लिक ने अपने एंटरप्राइज को बेचा है, उससे लिया है, ठीक है, पब्लिक ने अपने एंटरप्राइज को बेच के लिया है, तो इट मींस it is a decrease in the asset, which leads to reduction in the assets of the government. तो it means कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये वहां पे अकाउंट भी नहीं। यहाँ तक आपको क्लियर है एवरीथिंग? इज एवरीथिंग क्लियर टिल ऑफ नाउ? रेवेन्यू रिसिप्ट में कोई डाउट तो नहीं है? दो कंडीशंस है, ठीक है। अब देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर ही वी आर हैविंग टू कैटेगरीज, क्योंकि अब कैसे दो कैटेगरीज है, ठीक है। मैं आपको ऐसे कैटेगरी वाइज तो देखो याद नहीं कराऊंगा, मैं बोलूंगा कि आप समझ लोगे ना, आपके मन से आवाज आएगी कि इसके अंदर तो ये चीज आनी थी, और कभी भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। आई एम जस्ट गिविंग यू दिस गारंटी, मेरा तो तरीके से सुना। तो अब तक क्या बात हमारी चल रही है, मैं आपको एक बार समराइज कराता हूँ जिससे कि आगे का कनेक्ट कर सके, ठीक है। हो सकता है ना कि किसी को लगे कि नहीं थोड़ा सा क्लियर, ठीक है। सो वी आर ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट, कॉम्पोनेंट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, अभी हम टाइप पे नहीं आ रहे बजट के, हम कंपोनेंट्स की जांच करें, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में वी हैव सीन देयर आर टू कैटेगरीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू मींस रिकरिंग इन नेचर, कंटिन्यूअस इन नेचर, कैपिटल मींस नॉट कंटिन्यूअस, नॉट रिकरिंग इन नेचर। अब रेवेन्यू के अंदर वी हैव टू कैटेगरीज लाइक द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल के अंदर सेम वी आर हैविंग टू कैटेगरीज, रेवेन्यू, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। And now in the revenue category, in the receipt one, revenue receipt, we have studied it is a kind of a receipt in which it does not create any liability on the head of the government, along with it does not reduce the assets of the government. These are the two conditions that needs to be satisfied if any receipts comes under the head of revenue receipts. Now, under this, we are having two more categories like as we have discussed earlier कि टैक्स का जो रिसिप्ट है वो गवर्नमेंट के पास आता है, तो वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट में कंसीडर होगा जस्ट बिकॉज इट इज सैटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस, राइट। अब एक टैक्स है, एक और भी तो होना चाहिए ना साथ में, मतलब टैक्स है और भी तो कुछ रिसिप्ट होंगे, तो हमने दो कैटेगरीज कर दी, एक टैक्स एक नॉन टैक्स, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू में देख लो क्या क्या आ रहा है हमारे पास, टैक्स रेवेन्यू में वो सारे सारे दैट वी आर गेनिंग, that we're taking from taxes, duties that are imposed by the government on various export or import either on anything, ठीक है। तो टैक्स तो आजकल हर चीज पे ही है ना, राइट, तो सब पे ही इसमें इंक्लूड होगा। टैक्स इज वेरी कंपल्सरी पेमेंट बाय द पीपल, कि टैक्स की पेमेंट तो करनी ही है, टैक्स की चोरी करोगे तो रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो टैक्स तो देना ही है, either in the form of income tax you are paying, either in the form of GST you are paying, export duty, sale duty, liquor tax, any kind of tax if you are paying, you have to pay it. It's a compulsory payment. कंपनीज भी पे करती हैं, ठीक है। अब ठीक है यार, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट बट देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स, ठीक है, टैक्स रिबेट्स आर देयर, ठीक है, तो वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट इट विल बी कंसिडर्ड अंडर द हेड ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके। तो टैक्स तो कंपल्सरी पेमेंट है, कुछ छोड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं है ना कि आप बोलो कि भाई 20 रुपए जब से पैकेट है एंड नॉट बी पेइंग द जीएसटी ओवर इट, तो इट विल नॉट बी, यार ये कोई चीज नहीं, यू हैव टू पे, ठीक है, इट इज योर ऑब्लिगेशन टू पे। तो टैक्स समझ आया आपको, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट समझ आया आपको। कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, नहीं, बिफोर कमिंग टू नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, ये तो दो तरीके के टैक्सेशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स मींस, if I am not going into the theory one that is written on the PPT on your screen, you may pause the video and can read it. I'm just explaining कि आपको समझ जल्दी आ जाए, ओके। तो इन डायरेक्ट टैक्स हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली टैक्स।
लाइक इनकम टैक्स। आपने सुना होगा ये वर्ड इनकम टैक्स, आपके पेरेंट्स भी इनकम टैक्स भरते होंगे, राइट? तो एक लिमिट होती है, एक टैक्स स्लैब्स होते हैं जो डिसाइड हो जाते हैं, ठीक है? एंड देयर आर वेरी डिडक्शंस अंडर इट, ठीक है? डिडक्शंस भी मिल जाती है इंडिविजुअल को, बहुत सारे लॉज हैं, सब कुछ है, कंसिडर करके इनकम टैक्स भरा जाता है। तो इनकम टैक्स का क्या सीन है? इनकम टैक्स जनता, आम जनता खुद जाके भरती है ना, तो खुद भरती है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली। तो आईटीआर फाइलिंग हो जाती है ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन खुद भरती है, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। बट देयर आर सर्टेन टैक्स जो आम जनता, जो आम कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर, जो गुड्स खरीद रहा है वो भरता है, ठीक है? बट नॉट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बट इनडायरेक्टली। जैसे कि अब आप गए दुकान पे, भैया को बोलते हैं भैया एक चिप्स का पैकेट दे दो। अब चिप्स के ऊपर भी तो टैक्स लगा हुआ है, नहीं हुआ? लगा हुआ है। But are you going to the government office and paying it directly to the government कि भाई ये 20 रुपए में से 2 रुपए आपका जीएसटी, तो 18 रुपए चिप्स का? No, you are not doing this. You are just paying the whole 20 rupees to the shopkeeper itself, and then the shopkeeper is paying the GST, right? So here it comes like the indirect GST, that the burden for the payment is on the final consumer, ठीक है? But not directly you are paying and okay, तो इसमें हमारा वैट आता है, इसमें हमारा जीएसटी आता है, इसमें हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स आता है, इसमें हमारे बहुत सारे टैक्स आते हैं, बहुत सारे ही अदर टैक्सेस हैं। बट अब तो मेजॉरिटी टैक्सेस आर मर्ज इनटू जीएसटी, तो हम जीएसटी को ही कंसीडर कर लेंगे, तो दैट्स ऑल इनफ, ठीक है? तो टैक्सेस क्लियर हो गया आपको प्रॉपर तरीके से कि दो तरीके टैक्सेस है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, और टैक्सेस विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू रिफरेंस। अब आते हैं हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू, कि भाई टैक्स तो बात समझ आ गई हमको कि भाई गवर्नमेंट टैक्स लेती है, इट विल नॉट क्रिएटिंग एनी लायबिलिटी ऑन द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ईदर रिड्यूसिंग द एसेट्स ऑफ। बट नॉन टैक्स में कैसे हो taxes जो गवर्नमेंट को मिलते हो, इसमें लायबिलिटी भी क्रिएट ना होती हो? मतलब हाँ ठीक है, एक दो होंगे, एक दो ही तो होंगे, बट नो, देयर आर अ लॉट, a lot non-tax revenue receipts are there which are neither creating liabilities and nor reducing the assets of the government. So what are they? Let's check one by one. And it is a very most important topic in terms of your Viva also, because आप लोग ये चैप्टर majority of the जनता लेती है Viva में, और जो एक्सटर्नल आता है वो इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। वी कैन से 90% टाइम्स यही टॉपिक को क्या आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के टाइप्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस, ठीक है? तो एक एक करके आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल, तो आप समझना, ठीक है? एंड जब आपका वाइवा होगा, ठीक है, तो आप उसको समझाना भी एग्जामिनर कॉन्फिडेंट, एंड स्कोर 20 on 20 क्लियर करना, ठीक है? तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है कि ऐसे रिसिप्ट होने चाहिए, ऐसे सोर्सेस होने चाहिए जिसमें टैक्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो, टैक्स ना हो, ठीक है? एज द नेम सजेस्ट, ओके? सो द फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने किसी को लोन किया, एंड नाउ government is earning interest over it. Government has given loan to any other party, any other government, any other enterprise, or either to the general public, and now he is earning return from it. ठीक है? तो इसमें क्या हुआ, वो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो कमा रही है गवर्नमेंट ओवर द लोन, दैट इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू, एंड इट विल कंसिडर एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स आल्सो, बिकॉज़ कि इसमें कोई लायबिलिटी तो क्रिएट होने नहीं, ठीक है? इसमें कोई एसेट तो रिड्यूस हो नहीं रहा। सॉर्टेड? Number two is fees. What kind of fees it is? It is the fees that is imposed like court fees, registration fees, इतनी सारी फीसें गवर्नमेंट चार्ज करती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के, अलग अलग चीजों की फैसिलिटीज को लेने के लिए, राइट? तो जितनी भी फीसें हैं, सारी फीसें आर द नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब आपका एग्जांपल सिंपल सी बात है, सीबीएसई की फीस भरेंगे आप अभी बोर्ड, दैट इज आल्सो नॉन टैक्स रेवेन्यू। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो वहां की फीसें भरेंगे, सीयूईटी देंगे उसकी फीसें भरेंगे, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्स फॉर द गवर्नमेंट, राइट? नेक्स्ट इज लाइसेंस फीस। अब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते उसकी फीस भरते हैं, है ना? गन रखने के लिए फीस भरते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर व्हिच वी हैव अ लाइसेंस विद अस, तो उसके लिए हम लाइसेंस के लिए फीस भरते हैं, तो वो फीस जो जाता है, फीस का अमाउंट जो होता है, दैट विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट एज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट? तो वो भी यहाँ पे कंसिडर होता है। नंबर फोर इज फाइन एंड पेनल्टीज। तो तुमने रूल तोड़ दिया, तुमने
ट्रैफिक सिग्नल्स को छोड़ दिया, द फाइन्स एंड पेनल्टी दैट इज imposed on you and you are paying it, ठीक है, that will be also considered as a non-tax revenue receipts. Number 5 is the most important and the favorite question for the examples. Is cheats क्या होता है? ठीक है, इस चीज भाई इतना इंपॉर्टेंट है कि भैया जब तुम्हारी फाइल हाथ में आती है ना एग्जामिनर के, वो पहली चीज ही पूछता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय चीट्स, तो उसको छोड़ने की तो सोचना मत बिल्कुल भी, ठीक है। इस चीट्स तो वेरी सिंपल थिंग। देखो इसमें होता क्या है, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक घर है, जो मान लो फॉर एग्जांपल आप ही का ही है, ठीक है, एंड इट इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, डोंट टेक इट वेरी सीरियस, ठीक है। अब है क्या, ये प्रॉपर्टी आप, यू आर द ओनर, यू आर द सोल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड नो वन इज विथ यू। अगर कोई लीगल हायर नहीं है, देयर इज नो वन आफ्टर यू टेक दिस द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम योर फैमिली, एंड व्हेन यू डाई, ठीक है, देन हु विल टेक दिस प्रॉपर्टी? द गवर्नमेंट विल टेक दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी वारिस नहीं है एंड यू आर द सोल ओनर of the property and after your death the government will take this property and it will be created as a non-tax revenue to them, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एस्टेट्स, ठीक है। समझ आया आपको कि जब आपका कोई लीगल हायर नहीं होगा, आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी, तो आफ्टर यू, लाइक आफ्टर योर डेथ, द प्रॉपर्टी, the claim of the property will be going to the government and it will be considered as a non-tax revenue receipt। ये तो होता है घर बैठे बैठे फायदा होता है, ये तो वो चीज हो जाती है, बट फिर भी ठीक है। नंबर 6 इज गिफ्ट एंड ग्रांट्स। अब मान लो किसी फॉरेन कंट्री से, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से या ऑर्गेनाइजेशन से कुछ गिफ्ट आ जाए, कुछ पैसा मिल जाए, ग्रांट मिल जाए। ग्रांट इज नॉट कंसिडर एज लोन ऑलवेज, ठीक है। मान लो कोई क्राइसिस है, क्राइसिस टाइम पे किसी ने रेस्क्यू के लिए कोई फंड हमको भिजवाए हैं, ठीक है, और समथिंग लाइक दैट, और ईदर एनीथिंग द गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड during the disaster time period or hard time period, so this amount will be considered as a grant, not the loan, ठीक है। तो अगर liability create नहीं होती कि that we have to pay it, ठीक है, तो liability creation नहीं दे रहा, तो grants होते हैं बस। नंबर 7 इज फोर फीचर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है चीज की तरह, फोर फीचर्स ही पूछा जाता है। फोर फीचर्स क्या होता है, ये पेनल्टीज होती है। अब आप बोलेंगे फाइन एंड पेनल्टीज भरा था, देखो वो एक डिफरेंट चीज है, वो एक बेसिक चीज है। इफ यू आर ब्रेकिंग एनी लॉ, इफ यू आर ब्रेकिंग एनी सिस्टम, ठीक है, then you are paying fines and penalties over it. But if you are non-compliance of any legal rule, आपने कोर्ट में कुछ गलत कर दिया, या if you have shown a very कह सकते हैं ना कि गलत पेपर आपने दिखाया कोर्ट में, कोर्ट का टाइम वेस्ट करा, या फिर समथिंग लाइक दैट, so that will be considered, that penalties will be considered as forfeitures and it will also consider as non-taxable. Number 8, very important, very important, special assessment। ये भी पूछते हैं एग्जामिनर्स तो स्पेशल असेसमेंट क्या होता है। अब ये क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका घर है, ठीक है, यू आर हैविंग अ हाउस प्रॉपर्टी विद यू एंड यू आर लिविंग इन एन एरिया जिसमें कुछ टाइम बाद एक मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, आपके घर के बिल्कुल आगे से मेट्रो निकल रही है, ठीक है। यू आर हैविंग योर होम बहुत टाइम पहले से, बट अब उसके घर के आगे से मेट्रो निकल गया, तो अब क्या होगा, आपके घर की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी। क्या ये वैल्यू अप्रिसिएशन आपने करवाई? नहीं। क्या ये वैल्यू अप्रिसिएशन आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से हुई? नहीं। ठीक है, तो आप अकेले बेनिफिट कैसे उठा रहे हैं? आपने कुछ नहीं किया, आपकी बस प्रॉपर्टी है, आप बस खाली हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, और आपको घर बैठे बैठे एक बहुत चमचमाता ऑफर मिल जाए कि आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए तुरंत से। और यू नो कि भाई जब ऐसे डेवलपमेंट हो जाता है, इस कैसे रेट बढ़ते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया कैसे काम करे, मैं काम करूं, मैं मेट्रो बनाऊं, मैं डेवलपमेंट में करूं, मैं एंड एप्रिसिएशन वैल्यू का फायदा अकेले आप उठाएंगे? हाउ? ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भैया जो एप्रिसिएशन हुआ है ना, पेमेंट दो भाई, पेमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट पेमेंट देती है, दैट इज नोन एज स्पेशल असिस्टेंस। कि आपके हाउस प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन होने के बाद
by the activity of the government की देखो developmental activity की वजह से you are taking that advantage, you are taking that benefit, so then you have to pay the government some amount. ठीक है, that is there are special interest. 8 हमारे हो गए यहाँ पे, ठीक है. So these all 8 are the non-tax revenue receipts that neither creates a liability nor reduces the asset of the government. This is all about the revenue receipts. I'm summarizing it again. We are having two categories under the budget. Number one is the revenue, number two is the capital, and under both we are having sub two main categories, that is the receipts and expenditure. Under the revenue receipts, we are having non-tax and tax. And under the tax, we are having direct tax and indirect tax. And under the non-tax, we are having these eight. We are having these eight. तो अब समझिए अच्छे से, दोबारा से रिवाइज कीजिए, ठीक है. एंड लर्न दिस, अभी याद कर लर्न कर लो. डोंट लीव दिस कि बाद में लर्न कर लेंगे समझ तो. नो, हाथ कर लो, खत्म करो काम, ठीक है. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोना स्टार्ट कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक विद द नेक्स्ट कैटेगरी, ठीक है. एंड उसमें न्यू कंडीशन आएगी आपके सामने, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है. अपनी कंसेप्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखो, हाथ का नोट्स बनाओ, बिकॉज नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट. ये नहीं क्या बैठेंगे लेकर सोचेंगे अभी समझ आ जाएगा फिर याद आ जाएगा. नो, you have to make your own notes. Don't just copy it from the PPT. Try to make it in such a way that is unique and that is understandable by you. And इसमें आपको कोई new learning, because when you are making notes of any topic by yourself, it will be giving you an experience how to summarize it, how to concise it, how to mold it in such a way that is beneficial to you. Okay, so I'll meet you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, and stay tuned with the channel. And do like, share, and subscribe to Simplify Success. And don't forget to like, share, and comment. And if you are having any doubt relating to macroeconomics, drop down in the comment section, and we will try to answer it each and every comment. So thank you so much, and stay tuned with the channel for the next video. Thank you.